हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका जीपैट डिस्कशन सेंटर में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं बिहार ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट पेपर है जिसकी फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिक्स ही है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अगर आप और जीडीसी के जो भी फैसिलिटी है उनका एडवांटेज अगर आप लेना चाहते हो, जीपैट डिस्कशन सेंटर के फैसिलिटी का एडवांटेज लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप जीडीसी क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और वहां पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपके लिए स्टडी के लिए बड़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। तो यहां पर देखेंगे हम एक एक करके क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को केयरफुली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर चांसेस है, ना केवल यहाँ पर बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस है, बल्कि दूसरे एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टैबलेट में से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में, यहाँ पर भी इस एग्जाम में भी इसकी आने की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम सबसे पहले। इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट the moisture penetration into the tablet core, which one of the following step is performed। तो जो आपका टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होता है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। कुछ कोटेड टैबलेट अगर हम प्रिपेयर करें तो उसके लिए कोटिंग प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और उसमें भी अगर हम बात करें डिटेल में, अगर जाकर बात करें तो दो तरह की आपकी कोटिंग प्रोसेस होती है, एक शुगर कोटिंग और दूसरा फिल्म कोटिंग। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया शुगर कोटिंग के लिए पूछा गया है। तो शुगर कोटिंग अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाए, शुगर कोटिंग प्रोसेस के थोड़ा ब्रीफ में जाए तो एक लाइन में अगर बोल सकते हैं इसको, शुगर कोटिंग इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस। शुगर कोटिंग जो प्रोसेस होती है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। मल्टी स्टेप इन द सेंस कि इसमें एक सिंगल टाइम में आप टैबलेट को कोट नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपकी परफेक्ट कोटेड टैबलेट आपको ऑब्टेन होगी। इस टाइप की जो टैबलेट है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, शुगर कोटेड टैबलेट नाम दे रहे हैं। इस टाइप की टैबलेट का साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, अगर शुगर कोटेड टैबलेट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि इस टाइप की टैबलेट में एक यूनिक ग्लॉस होती है, एक चमक होती है। लेकिन इसके साथ में कुछ ड्रॉबैक भी है। इस टाइप की कोटिंग प्रोसेस के बाद टैबलेट का वेट लगभग 2 टाइम्स, मतलब लगभग जस्ट डबल वेट हो जाता है टैबलेट का। यदि मान लीजिए टैबलेट आपकी 200 mg की है विदाउट कोटिंग, ये आपकी 400 mg के आसपास की वेट की हो जाएगी। तो अप्रोक्स बता रहा हूं, 50 से 100% तक टैबलेट का वेट इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी शुगर कोटिंग प्रोसेस है, वो शुगर कोटिंग जो आपकी मेथड है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, देखिए सारी प्रोसेस आपके पास लिखी हुई है। सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग और पॉलिशिंग। लकीली इस क्वेश्चन में ये सारी प्रोसेस जो आप देख पा रहे हैं, सील कोटिंग हो, चाहे सब कोटिंग हो, चाहे सिरप कोटिंग हो, चाहे पॉलिशिंग हो, सिक्वेंशली लिखी हुई है। सबसे पहले सील कोटिंग होती है, उसके बाद देन सब कोटिंग होती है, उसके बाद सिरप कोटिंग, देन फाइनली पॉलिशिंग होती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम सोचें, क्वेश्चन में क्या मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना है, तो फर्स्टली सबसे पहली जो प्राइमरी स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्चर का प्रिवेंशन करते हैं। हमारी जो मेन टैबलेट रहती है उसमें मॉइस्चर का प्रिवेंशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है उस पर आते हैं, क्योंकि सब कोटिंग और सिरप कोटिंग जो प्रोसेस होती है वो एक्वस बेस्ड प्रोसेस होती है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो कोटिंग सॉल्यूशन होगा वो एक्वस बेस्ड कोटिंग सॉल्यूशन होगा, मतलब वाटर बेस्ड कोटिंग सॉल्यूशन होगा। और ये वाटर बेस्ड आपका अगर सॉल्यूशन, मान लीजिए आपकी ये टैबलेट है और इस टैबलेट के ऊपर आपने अगर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया बिना कोटिंग के, मान लीजिए टैबलेट है और आपने इस पर बिना कोटिंग के आपकी सब कोटिंग या सिरप कोटिंग कर दी, तो क्या होगा, टैबलेट आपकी डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन यदि आप सील कोटिंग करते हो, वाटर मॉइस्चर पेनिट्रेशन प्रूफिंग करते हो, वाटर प्रूफिंग करते हो, तो उसके बाद चाहे सब कोटिंग करिए चाहे सिरप कोटिंग करिए, कुछ भी स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी टैबलेट को हार्म नहीं होगा। तो प्राइमरी स्टेप, जो सबसे पहली जो स्टेप होती है, हम जो भी टैबलेट की शुगर कोटिंग करते हैं तो उसमें जो प्राइमरी जो स्टेप होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैबलेट की सीलिंग करते हैं। उसके लिए जीन शेलाक क्या करते हैं, जीन शेलाक जैसे पॉलीमर आप यूज कर उसकी क्या करोगे, सबसे पहले सीलिंग करोगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर देखें
प्रिवेंट दी मॉइस्चर पेनिट्रेशन। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को कौन प्रिवेंट कर रहा है? आपकी सील कोटिंग प्रिवेंट कर रही है। तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? सील कोटिंग। सब कोटिंग में राउंडिंग ऑफ द एजेस होते हैं। इसमें टैबलेट का वेट जो मैंने बढ़ने की बात की थी, इस वाली स्टेप में टैबलेट का वेट इंक्रीज हो जाता है। अगर देखें जो क्रूशियल स्टेप है, 3 क्रूशियल स्टेप होती हैं, सील कोटिंग, सब कोटिंग और सीरप कोटिंग। सीरप कोटिंग में हम आपका सीरप का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, फाइनल स्टेज होती है एक तरीके से। अगर देखें क्रूशियल स्टेप में, वैसे पॉलिशिंग और वैक्सिंग भी होती है, लेकिन जो आपकी अगर देखें 3 क्रूशियल स्टेप पर हम बात करें तो सीरप कोटिंग आपकी फाइनल स्टेप होती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आपके पास होने जा रहा है वो क्या है? आपका सील कोटिंग। चलिए, मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, फिर भी यहां पर अगर हम देखें, यदि हम देखें तो ये आपका ये जो स्टेप्स हैं सिक्वेंशियली, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सीरपिंग या सीरप कोटिंग और पॉलिशिंग आपके पास अवेलेबल है। फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्या है सील कोटिंग के? प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन। सब कोटिंग का राउंड द एजेस। सीरप का कवर, सीरप कोटिंग का क्या है आपका ऑब्जेक्ट? क्या है? टू कवर द और फिल द इम्परफेक्शन। और साथ ही साथ इसमें कई बार इस स्टेप में हम कलर सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं, तो कलर आपको भी ऑब्टेन हो सकता है इस स्टेप में। और फाइनल स्टेप क्या होती है? पॉलिशिंग। अब मटेरियल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं हम सील कोटिंग के लिए? देखें तो जीन या शेलाक यूज करते हैं हम सील कोटिंग के लिए। सब कोटिंग के लिए स्टिकी बाइंडर यूज करते हैं, और सीरप कोटिंग के लिए हम सीरप यूज करते हैं डायरेक्टली। और पॉलिशिंग के लिए अगर बात करें तो बीज वैक्स या फिर कार्नोवा वैक्स यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं यहां पर, अ टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर, प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम्स। तो यहां पर आपके पास ये सारे मटेरियल अवेलेबल है, ये सब कुछ स्टेरिक एसिड अवेलेबल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, ग्लिसरीन अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, प्रिजर्वेटिव्स और परफ्यूम अवेलेबल है। तो ये किस टाइप की क्रीम का फॉर्मूला है? कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम, ऑल पर्पज क्रीम। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही कहा, ये आपका वैनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं आपका बुक्स में भी दिया हुआ वैनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला, स्टेरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लिसरीन, वाटर और परफ्यूम्स, इन सबको मिला दें तो आपको वैनिशिंग क्रीम मिल जाएगी। वैनिशिंग क्रीम क्या होती है मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्रीम्स होती हैं बहुत टाइप की होती है, लेकिन इसमें 2 मेन टाइप होते हैं। वो 2 मेन टाइप कौन कौन से होते हैं क्रीम्स के? यदि हम देखें तो आपका एक होता है आपका क्रीम्स का कोल्ड क्रीम। कौन सा? कोल्ड क्रीम। और दूसरी होती है वैनिशिंग क्रीम। तो इनका जो नेम दिया गया है कोल्ड या फिर वैनिशिंग, इनके नेचर के बेस पर दिया है। कोल्ड क्रीम क्या होती है? ये आपकी जो क्रीम है कोल्ड क्रीम, ये आपको कूलिंग सेंसेशन देती है। क्या देती है? कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है। कौन सी? कोल्ड क्रीम। और वहीं वैनिशिंग क्रीम जो होती है अप्लाई करने के बाद वैनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? नाम देते हैं इसको वैनिशिंग क्रीम। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है कोल्ड क्रीम में और वैनिशिंग क्रीम में, अच्छा सबसे पहले तो सिमिलरिटी देख लें। इन दोनों की सिमिलरिटी के बारे में यदि बात करें तो सिमिलरिटी क्या होती है? बोथ आर इमल्शंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? इमल्शंस होते हैं। और ये जो इमल्शन है इसी के बेस पर जो डिफरेंस के बारे में बात करें वो डिफरेंस आपको शो होगा। कौन सा इमल्शन? ये आपका वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है। कौन सा? आपका कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम इज द वाटर इन ऑयल इमल्शन। वहीं आप वैनिशिंग क्रीम को अगर देखें तो वैनिशिंग क्रीम जो आपका इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये फॉर्मूले से आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेरिक एसिड का अच्छा खासा परसेंटेज इसमें अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बाद आपको फाइनली आपको वैनिशिंग क्रीम ऑब्टेन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन अब्जॉर्प्शन बेस? चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले देखें, किसी भी टाइप का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो तो उसको बनाने के लिए आपको बेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी? ऑइंटमेंट बेस के बारे में बात करें तो ऑइंटमेंट को बनाने के लिए 4 टाइप के बेस यूज किए जाते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के बेस। कौन कौन से? ओलियजीनस बेस या हाइड्रोकार्बन बेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका अब्जॉर्प्शन बेस। कौन सा? अब्जॉर्प्शन बेस। तीसरा आपका वाटर मिसिबल बेस। वाटर
मिसिबल बेस, और फोर्थ वन इज दैट वाटर सोल्यूबल बेस। ये आपका ओलेजिनस या हाइड्रोकार्बन बेस, इसको हम हाइड्रोकार्बन बेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके मिनरल ओरिजिन से ऑब्टेन होने वाले, मतलब पेट्रोलियम ओरिजिन से ऑब्टेन होने वाले आपके बेस आएंगे, जैसे पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, सब किस में आएंगे आपके, किस में आएंगे आपके हाइड्रोकार्बन या ओलेजिनस बेस। तो ये देखें पेट्रोलेटम, ये किस में आ गया आपका हाइड्रोकार्बन बेस में हो गया। हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल ओलेजिनस नेचर का, तो ये भी फर्स्ट कैटेगरी का है। सिटाइल अल्कोहल, ये भी आपका इसी कैटेगरी का ओलेजिनस। तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी लेनोलिन। लेनोलिन इज द अब्जॉर्प्शन बेस। अच्छा, मुद्दे की बात है कि अब्जॉर्प्शन बेस को अब्जॉर्प्शन बेस क्यों नाम देते हैं? अब्जॉर्प्शन बेस को इसलिए अब्जॉर्प्शन बेस नाम देते हैं कि ये जो आपके स्किन के जो सिक्रेशंस रहते हैं या वुंड्स या कट्स के एक्सुडेट्स रहते हैं, उनको अब्सॉर्ब करके क्या करता है कि एक टेम्परेरी इमल्शन प्रिपेयर करता है, जिसके कारण ड्रग का कहीं ना कहीं ड्रग की मिसिबिलिटी या ड्रग का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। हालांकि ड्रग का अगर डायरेक्टली अगर देखें तो ड्रग के अब्जॉर्प्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। ये अब्जॉर्प्शन का जो है इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को बताता है। तो अच्छा खासी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है किसकी? लेनोलिन की, या कह सकते हैं हम अब्जॉर्प्शन बेस की। अब वाटर मिसिबल और वाटर सोल्यूबल बेस में कौन कौन से आते हैं? इसमें आपकी क्रीम्स आएंगी, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल क्रीम, जो वेनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम। और वाटर सोल्यूबल बेस में आएगा आपका पीजी बेस, इसको हम कार्बोवैक्स या फिर मैक्रोगोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कार्बोवैक्स या मैक्रोगोल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर मैंने दे दिया, फिर भी हम चलते हैं आंसर सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर लेते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? आंसर बी निकल कर आ रहा है। और थोड़ा सा इसको और देखें, यदि थोड़ा सा और देखें इसको, तो देखिए ये क्लासिफिकेशन है आपके पास अवेलेबल। तो ओलियजिनस बेस आपका ऑयल कंसिस्टेंसी का है, ये सिंपल पता है आपको। इसके अलावा इसमें अगर देखें क्लासिफाइड करें और अंदर, तो हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलेटम, मिनरल ऑयल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस। तो पेट्रोलेटम आपका सॉफ्ट पैराफिन के नाम से जाना जाता है, मिनरल ऑयल आपका लिक्विड पैराफिन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोकार्बन वैक्स आपका हार्ड पैराफिन के नाम से जाना जाता है, वेजिटेबल ऑयल। इसके अलावा ऑयली सिलिकॉन्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अब आते हैं अब्जॉर्प्शन बेस, जो कि आंसर था हमारा वुल्फेट, बीजवैक्स, हाइड्रस वुल्फेट, लेनोलिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसका सिनोनिम्स भी याद रखिए, इसकी कैटेगरी और सिनोनिम्स दोनों याद रखना है। इसके अलावा वाटर रिमूवल या वाटर मिसिबल जो बेस है आपके एमल्सिफाइंग बेस, और सॉफ्ट पैराफिन इसमें आएगा। और इसके अलावा आपके वाटर सोल्यूबल बेस में यदि हम देखें तो पीजी और मैक्रोगोल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, select the equation that give the rate of drug dissolution from a tablet। सिंपल, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखें फिक्स लॉ। फिक्स लॉ डायरेक्टली ड्रग डिसोल्यूशन को नहीं बताता, फिक्स लॉ नहीं बताता। इक्वेशन पूछा गया है, हेंडरसन हेजलवेज इक्वेशन पीएच और पीके के रिलेशन को बताता है, मतलब आयनाइजेशन के परसेंटेज को बताता है। माइचेलिस मेंटन इक्वेशन ये आपके एंजाइम काइनेटिक्स को बताता है। तो क्या बचता है हमारे पास? ऑप्शन बचता है सी, नोइज विटनी इक्वेशन। नोइज विटनी इक्वेशन आपको 100% आपको याद रखना है, बिना किसी एक्सेप्शन के। नोइज विटनी इक्वेशन जो होती है ड्रग डिसोल्यूशन रेट को बताती है, टैबलेट से ड्रग किस रेट के साथ में और किस पैटर्न में रिलीज हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग रिलीज को टैबलेट से जो ड्रग रिलीज होता है उसको अफेक्ट करते हैं, वो कौन डिस्क्राइब करेगा? आपका नॉइज विटनी इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आपके पास? सी, नॉइज विटनी इक्वेशन। तो चलिए नॉइज विटनी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन को हमें देखना पड़ेगा। डीसी बाय डीटी मतलब रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। डीसी बाय डीटी इज द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। किसको बता रहा है डीसी बाय डीटी? रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। और डी इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट या डिफ्यूजिबिलिटी, ये ड्रग की प्रॉपर्टी होती है, ड्रग के ऊपर डिपेंड करती है। ए इज द सरफेस एरिया, के ओ डब्ल्यू, ये आपका के ओ डब्ल्यू, ये दोस्तों ध्यान रखना के ओ डब्ल्यू, जो यहां पर याद रखना, ये के ओ डब्ल्यू जो है आपका, ये के डब्ल्यू ओ, सॉरी ये के ओ डब्ल्यू ने के डब्ल्यू ओ है, के डब्ल्यू ओ। तो दोस्तों यहां पर याद रखना इसको, के डब्ल्यू ओ को, के डब्ल्यू ओ ये वाटर ऑयल पार्टीशन कोएफिशिएंट को बता रहा है। किसको बता रहा है? वाटर ऑयल पार्टीशन कोएफिशिएंट को। नॉर्मली हम पार्टीशन कोएफिशिएंट कैसा पढ़ते हैं? के ओ डब्ल्यू पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा है, ये के डब्ल्यू ओ को बता रहा है। ठीक, तो यहां इसका मतलब है
कि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KWO की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KWO की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होती। KOW की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपका क्या होगा, लिपोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, लिपोफिलिसिटी। तो यहां पर ये याद रखना, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, KWO है यहां पर, क्या ये KWO है ये। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होता है, ड्रग डिसोल्यूशन उतना ही फास्ट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, यहां पर CS माइनस CB लिखा हुआ है, तो CS और CB, CS इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द स्टैग्नेंट लेयर। स्टैग्नेंट लेयर में क्या होता है, ड्रग का कंसंट्रेशन होता है CS, और CB इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये बल्क और स्टैग्नेंट लेयर क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा, एक तरीके से जब ड्रग का डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है तो ड्रग इस तरीके से ड्रग पार्टिकल के चारों तरफ एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेती है अकॉर्डिंग टू डिसोल्यूशन थ्योरी। तो यहां पर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन जो होगा वो CS से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा, आपका CS से। और ये जो कंसंट्रेशन ड्रग का इधर सॉल्यूशन में होगा वो किससे डिनोट करेगा, आपका CB से। तो इन दोनों के बीच का जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है वो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और फिर उसके बाद आते हैं H क्या होता है, थिकनेस ऑफ लेयर। कौन सी थिकनेस, किस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाली लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इस लेयर की थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जितना ज्यादा होगा ड्रग का डिसोल्यूशन उतना ही कम होगा। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, अगर हम देखें तो D आ गया, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिसोल्यूशन रेट उतना ही फास्ट होगा। उसके बाद A सरफेस एरिया, ड्रग पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ड्रग डिसोल्यूशन होगा। वाटर ऑयल पार्टीशन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब डिसोल्यूशन रेट उतनी फास्ट होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में यदि हम बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, मतलब डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द स्टैग्नेंट लेयर एंड बल्क ऑफ द सॉल्यूशन के बल्क में जो ड्रग का अमाउंट प्रेजेंट है और जो अमाउंट आपका स्टैग्नेंट लेयर में प्रेजेंट है, उसका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आपकी रेट ऑफ डिसोल्यूशन उतनी फास्ट होगी। और H ये है आपका थिकनेस ऑफ द स्टैग्नेंट लेयर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपसे आएंगे तो आपको क्लियरली ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इन कैप्सूल मेकिंग the gelatin and is a measure of the strength of gelatin is proportional to the molecular weight of tablet. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन के बारे में पूछा गया है, कैप्सूल मेकिंग। तो आपको पता है कि कैप्सूल जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिलेटिन शेल फॉर्मिंग एजेंट जो होता है वो कौन होता है, जिलेटिन होता है। आपका क्या होता है दोस्तों, जिलेटिन। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिलेटिन का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो ब्लूम स्ट्रेंथ के बेस पर करते हैं। किसके बेस पर, ब्लूम स्ट्रेंथ पर। तो ब्लूम स्ट्रेंथ होती क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ब्लूम स्ट्रेंथ होती क्या है। तो सबसे पहले कोएस्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल। देखिए सॉलिड मॉलिक्यूल की कैसे हो सकती है, बात किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जिलेटिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी उसके बारे में कैसे हो जाएगा आपका सॉलिड मॉलिक्यूल के बारे में। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी पर चलते हैं। ऑप्शन बी पर बात करेंगे हम, किस पर, ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहां पर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कोएसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन विद डिपिंग पिंस। नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता, डिपिंग पिन से कुछ लेना देना नहीं रहता। एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन विद अदर पॉलीमर। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल, ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो निकल कर आया, ऑप्शन बी निकल के आया है। ऑप्शन बी क्या बता रहा है, द कोएसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। जिलेटिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिलेटिन मॉलिक्यूल के मोनोमर होते हैं। ये मोनोमर जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये मोनोमरिक मॉलिक्यूल आपस में चेन लाइक स्ट्रक्चर से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं,
क्रॉस लिंकिंग करते हैं आपस में। क्या करते हैं? ये जो चेन्स आपको दिख रही है, ये चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग करती है। तो क्रॉस लिंकिंग जितनी ज्यादा होगी, ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब ये ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है, ये आपकी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? आपकी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन दी जिलेटिन मॉलिक्यूल। साथ ही साथ ये मॉलिक्यूलर वेट से भी रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? मॉलिक्यूलर वेट से। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, थोड़ा सा इसको बात करते हैं। तो ये जो आपकी ब्लूम वैल्यू है मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली कोरिलेट होती है। साथ ही साथ मेल्टिंग और जिलेटिन जेलिंग पॉइंट, जो आपका जो जिलेटिन है उसके जेलिंग पॉइंट को भी, बिहेवियर को भी बताता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें तो लो ब्लूम, मीडियम ब्लूम, हाई ब्लूम। लो ब्लूम वाले जो जिलेटिन होते हैं उनका जो ब्लूम नंबर होता है 50 to 125 ग्राम, इसकी यूनिट ग्राम में होती है। मीडियम ब्लूम को देखें तो 175 से 2 to 5 ग्राम के बीच में होता है। और हाई ब्लूम के बारे में बोले तो 2 to 5 से 3 to 5 के बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या है? लो ब्लूम और देखें अगर बात करें तो कुछ मीडियम ब्लूम आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जबकि हाई ब्लूम, जो हाई ब्लूम होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप यूज करते हो। इसके अलावा जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो रिजिडिटी को भी बताती है। किसको बताती है? रिजिडिटी के बारे में भी बताती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस लिंकिंग बिटवीन दी जिलेटिन मॉलिक्यूल। चलिए इन टैबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, HPMC। देखिए HPMC क्या होता है? पॉलीमर। और जो जितने पॉलीमर होते हैं, ज्यादातर पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं? फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? फिल्म फॉर्मिंग एजेंट। तो यहां पर अगर देखें डाइल्यूएंट हो नहीं सकता, डिसइंटीग्रेंट हो नहीं सकता, बाइंडर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट या फिल्म फॉर्मर एजेंट। और यदि इसमें स्पेसिफिकली बात करें तो दो टाइप के फिल्म फॉर्मर एजेंट होते हैं आपके, नॉन एंटेरिक और एंटेरिक। नॉन एंटेरिक और एंटेरिक। तो आप यहां पर देखेंगे ये जो HPMC आपका किस टाइप का होता है? नॉन एंटेरिक टाइप का फिल्म फॉर्मर एजेंट होता है। तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि एंटेरिक पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, एंटेरिक फिल्म फॉर्मर एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट। ये अगर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज अकेला है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज अकेला है तो नॉन एंटेरिक हो जाएगा। जब इसमें थैलेट जुड़ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? एंटेरिक। इसके अलावा जितने भी थैलेट्स रहते हैं और कुछ एक्राइलेट पॉलीमर, जिनको हम यूट्राजेट के नाम से जानते हैं, ये कुछ पूरे यूट्राजेट नहीं, कुछ एक यूट्राजेट आपके एंटेरिक फिल्म फॉर्मर एजेंट होते हैं, बाद बाकी नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर एजेंट होते हैं। आंसर बी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर। तो देखिए नॉन एंटेरिक मटेरियल और एंटेरिक मटेरियल। तो नॉन एंटेरिक मटेरियल में मैंने पहले ही आपको बता दिया था हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर था। इसके अलावा यदि हम देखें तो और भी बहुत सारे मटेरियल रहते हैं जो कि नॉन एंटेरिक मटेरियल होते हैं। सेलुलोज एसीटेट, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीविनाइल पायरिड्रोन, एक्राइलेट पॉलीमर। इस एक्राइलेट में कौन सा? यूट्राजेट E, जबकि यूट्राजेट L और S जो होते हैं वो आपके एंटेरिक में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस SFI, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। SFI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर SFI का फुल फॉर्म सॉलिड फैटी एसिड इंडेक्सेस, ए ऑप्शन, सॉलिड फ्लूइड इंडेक्सेस, बी ऑप्शन, सॉलिड फैटी एसिड इनक्लाइन, और ऑप्शन डी सॉलिड फैट इंडेक्स। तो आपको ये क्वेश्चन आपको लोग कई एग्जाम्स में देखा होगा, कई बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखा होगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपने देखा होगा। तो आप देखेंगे यहां पर आपको आंसर आ रहा होगा। बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है। SFI का फुल फॉर्म होता है सॉलिड फैट इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, सॉलिड फैट इंडेक्स। तो यहां पर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज रहती हैं जो कि आपके सपोर्टरी बेस जो हम यूज करते हैं उसके लिए हमें कंसीडर करनी पड़ती है। कौन कौन सी? हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन नंबर, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, और उनमें से एक होता है SFI, सॉलिड फैट इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, डिसोल्यूशन अपरेटस टाइप 4 एज पर USP। देखिए अभी तक हम लोग बात करते थे डिसोल्यूशन अपरेटस IP और USP दोनों के बारे में बात करते, तो हम कहते थे कि डिसोल्यूशन अपरेटस
आईपी 2 टाइप के होते हैं और डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स यूएसपी 7 टाइप के होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू फार्माकोपी है, जो भी न्यू फार्माकोपी है, न्यू एडिशंस आए हैं, उसमें डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू आईपी 4 हो चुके हैं और यूएसपी में भी क्या है आपके 7 उतने ही है, 7 के 7 है। तो लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या है, मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि आपको याद रहे, कभी अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स टाइप 4 को क्या बोलते हैं? नंबर ऑप्शन ए फ्लो थ्रू सेल, ऑप्शन बी पैडल टाइप, ऑप्शन सी बास्केट टाइप और ऑप्शन डी रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स टाइप 4 जो होता है वो होता है फ्लो थ्रू सेल। ऐसे याद रखना, 4 से FOUR 4, ठीक है ना, 4 और फ्लो थ्रू सेल FOUR 4 और फ्लो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो थ्रू सेल। ऐसे याद रखने का तरीका है, तो आंसर है ए फ्लो थ्रू सेल। यहां पर पैडल टाइप और बास्केट टाइप जो होते हैं, पैडल टाइप और बास्केट टाइप अकॉर्डिंग टू यूएसपी आपका रोटेटिंग बास्केट होगा, अकॉर्डिंग टू यूएसपी, अकॉर्डिंग टू आईपी रोटेट जो पैडल ऑपरेटर्स होगा वो टाइप 1 होगा। लेकिन हम यूएसपी में बात कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो टाइप 1 इज द रोटेटिंग बास्केट, टाइप 2 इज द पैडल टाइप, टाइप 3 इज द रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर और टाइप 4 है वो आपका फ्लो थ्रू सेल। तो टाइप 3 ऑप्शन में डी दिया हुआ था, वो किसका था? रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टाइप 3 था। उसी तरीके से ऑपरेटर्स 5 पैडल ओवर डिस्क, ऑपरेटर्स 6 रोटेटिंग सिलेंडर और ऑपरेटर्स 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। आईपी में आपका ऑपरेटर्स 1 जो होता है वो पैडल टाइप का होता है, ऑपरेटर्स 2 बास्केट टाइप का होता है, ऑपरेटर्स 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टाइप का ही होता है और ऑपरेटर्स 4 फ्लो थ्रू सेल टाइप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिटिव यूज्ड टू रिड्यूस डाई वॉल फ्रिक्शन इन टैबलेट कंप्रेशन इज, देखिए क्वेश्चन टैबलेट का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें कीवर्ड को देखना है। कीवर्ड क्या है? डाई वॉल फ्रिक्शन, रिड्यूस द डाई वॉल फ्रिक्शन, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि डाई वॉल में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर आप देखें तो यहां पर फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करता है? सबसे पहले लुब्रिकेंट जो होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है बी लुब्रिकेंट। तो आंसर आप आंख बंद करके लगा सकते हो, लेकिन हमें दूसरे ऑप्शंस पर भी ध्यान देना है कि ग्लाइडेंट क्या काम करता है, एंटी एडरेंट क्या काम करता है और डाइल्यूएंट क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम ग्लाइडेंट को देखें। ग्लाइडेंट क्या करता है? फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है। किसको करता है? फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है? रिड्यूस दी फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एंटी एडरेंट, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, अडरेंस को रोक रहा है। जब टैबलेट कंप्रेस होने के बाद टैबलेट मैन्युफैक्चर हो जाती है तो टैबलेट आपकी डाई वॉल से डाई कैविटी से इजेक्ट होती है। तो इजेक्शन के दौरान क्या होता है? कुछ मटेरियल हो सकता है डाई सरफेस के ऊपर या डाई वॉल के ऊपर या पंच फेसेस के ऊपर अडेयर हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इस टाइप के लेक ऑफ बाइंडर। इसके कारण से हो सकता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके कारण क्या हो सकता है कि स्टिकिंग और पिकिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप एंटी एडरेंट यूज करते हैं। डाइल्यूएंट का जो पर्पज होता है बल्क प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना? बल्क प्रोड्यूस करना है, ताकि हमें टैबलेट का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट साइज आप अचीव कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर हमारे पास है लुब्रिकेंट और फंक्शंस भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख चुके हैं। तो अगर देखें ब्रीफ में, अगर देखें तो डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट, बाइंडर, एंटी एडरेंट, ये सब चीजें आपके टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप यूज करते हो। डिसइंटीग्रेंट टैबलेट के ब्रेकअप को ईज करते हैं, ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं, डाइल्यूएंट बल्क प्रोड्यूस करते हैं, लुब्रिकेंट डाइवॉल और टैबलेट पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और ऑप्शन जो आपका जो बाइंडर है, बाइंडर जो है आपका क्या प्रमोट करता है? बाइंडर स्पेशली किसको प्रमोट करता है? ग्रेनुलेशन को ईज करता है। और एंटी एडरेंट क्या करता है? स्टिकिंग पिकिंग से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग इज मेजर ऑफ। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि आपका ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में। अभी यहां पर विस्कोसिटी, जिलेटिन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक होती है ब्लूम स्ट्रेंथ और दूसरी होती है आपकी विस्कोसिटी। तो ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि हार्ड जिलेटिन के लिए आप हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करोगे और
आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन आप यूज करोगे। लेकिन यहां पर विस्कोसिटी की बात हो रही है, तो विस्कोसिटी किसका मेजर होता है, किसके बारे में बताता है, किसका इंडेक्स होता है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, कोसिव स्ट्रेंथ और मॉलिक्यूलर चेन लेंथ। तो विस्कोसिटी जो डिपेंड करती है जिलेटिन मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूलर चेन लेंथ पर डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये मॉलिक्यूलर चेन लेंथ का मेजर होता है। मॉलिक्यूलर चेन लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। और आइडियल विस्कोसिटी को अगर हम देखें, आइडियल विस्कोसिटी को यदि हम देखें तो आपके कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपकी जिलेटिन शेल की जो विस्कोसिटी होनी चाहिए, जिलेटिन जो आपका सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 25 से 45 मिली पॉइज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द मसुपॉल। मसुपॉल इज द बेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज। तो एडवांटेज दिए गए हैं, लेकिन एक इसमें डिसएडवांटेज है। मतलब क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहां पर क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट बोला गया है। क्या बोला गया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज द मतलब सभी के सभी एडवांटेज हैं इसमें एक को छोड़कर। तो सबसे पहले हमें एडवांटेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो देखिए एडवांटेज क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट अल्टर ऑन ओवर हीटिंग, ये तो एडवांटेज हुआ, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। इट अब्सॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड, ये तो एडवांटेज है, एक तरीके से एब्जॉर्प्शन बेस का काम करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। प्री लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इज नॉट नेसेसरी, ये भी क्या होता है, आपका जो सपोजिटरी जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें जो सपोजिटरी मोल्ड रहता है उसको लुब्रिकेशन करना पड़ता है, तो ये एक ड्रॉबैक होता है एक तरीके से। लेकिन इस टाइप के बेस के साथ में वो कंसिडरेबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है वो क्वेश्चन ऑप्शन सी आ रहा है, इट सॉलिडिफाइज स्लोली, धीमे धीमे सॉलिडिफाई होता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका डिसएडवांटेज है ये डिसएडवांटेज, तेजी से सॉलिडिफाई होना चाहिए। अगर सॉलिडिफाई स्लोली होगा तो आप सपोजिटरी प्रॉपर शेप नहीं ले पाएगी, तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। किसका, मसुपॉल का ड्रॉबैक है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, सी निकल के आएगा। तो यहां पर कुछ देखिए आपके पास एडवांटेज दी गए मसुपॉल के, जो हमने ऑप्शन में ए में देखा था, ठीक है। ये स्टिक मोल्ड के ऊपर स्टिक नहीं करता, प्री लुब्रिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सॉलिडिफाई रैपिडली, उसमें क्या था ऑप्शन में स्लोली, लेकिन ये सॉलिडिफाई रैपिडली होता है, मतलब रैपिडली इज द एडवांटेज, स्लोली इज द डिसएडवांटेज। तो क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन में स्लोली था, इसलिए आंसर क्या हमने लगाया सी। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द नेजल सपोजिटरीज। देखिए नेजल सपोजिटरीज के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर देखेंगे तो नेजल सपोजिटरी में अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में देखें, इट्स अडल्ट डोज 2 ग्राम, चिल्ड्रन डोज इज 1 ग्राम, बराबर ही रहता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो कैंसिल कर दीजिए। अडल्ट डोज और चिल्ड्रन डोज, ये बेसिकली जो कैरेक्टर जो ऑप्शन ए दिया है वो आपका रेक्टल सपोजिटरी के लिए दिया गया। ऑप्शन ए जो है वो रेक्टल सपोजिटरी को डिस्क्राइब कर रहा है। इट्स वेट फॉर द मेल इज 4 ग्राम एंड फीमेल इज 2 ग्राम, ये आपका यूरेथ्रल सपोजिटरीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन बी है वो यूरेथ्रल सपोजिटरी को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन सी, इट्स वेट 1 ग्राम एंड लेंथ 9 to 10 सेंटीमीटर, जी हाँ इसकी लेंथ अच्छी खासी होती है नेजल सपोजिटरी की, तो ऑप्शन सी हो सकता है। लेकिन उससे पहले ऑप्शन डी को देखने, इट्स वेट फॉर मेल इज 3 ग्राम एंड फीमेल फॉर 2 ग्राम, ठीक है। चलिए तो इसमें हम आगे ऑप्शन सी हमारे पास आ गए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 9 to 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखेंगे रेक्टल सपोजिटरी में अडल्ट के लिए जो डोज है 2 ग्राम, चिल्ड्रंस के लिए 1 ग्राम, वजाइनल सपोजिटरी तो फीमेल के लिए यूज करेंगे, इसका जो साइज होता है 3 to 5 ग्राम होता है। यूरेथ्रल सपोजिटरी 4 ग्राम, फीमेल मेल के लिए 2 ग्राम फीमेल के लिए, लेंथ 60 to 75 mm होती है। जो हमारा आंसर था नेजल सपोजिटरी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, वेट 1 ग्राम एंड लेंथ 9 to 10 सेंटीमीटर आपके पास दिख रही है। और ईयर कॉन जो ईयर सपोजिटरी रहती है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मेटाबॉलिकली और केमिकली अनस्टेबल ड्रग्स कम्स दी अंडर, यहां पर देखिएगा जो कौन क्लास, डिफरेंट टाइप की क्लास जो आपका जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स को क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो उनमें से एक बीसीएस क्लासिफिकेशन भी है। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और आपके पास कौन सी क्लास फिफ्थ, ये आपके ऑप्शन में है। तो क्लास सेकंड और क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ में
केमिकली स्टेबल ड्रग होती है, मेटाबॉलिकली स्टेबल ड्रग होती हैं, लेकिन जो क्लास 5 स्पेशली जो डिजाइन की गई है इस टाइप की ड्रग के लिए डिजाइन की गई है जिसमें मेटाबॉलिकली और केमिकली अनस्टेबल ड्रग आती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, क्लास 5 ड्रग। चलिए नेक्स्ट, द एक्सक्रीशन रेशियो। एक्सक्रीशन रेशियो क्या होता है इसको देखते हैं। फॉर्मूला पूछा गया एक्सक्रीशन रेशियो का, तो सबसे पहले क्लियरेंस इक्वल टू एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मेटर कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी, रीनल क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन एंड प्लाज्मेटर कंसंट्रेशन। यहां पर एक्सक्रीशन रेशियो पूछा गया है, तो यहां पर देखिए रीनल क्लियरेंस रेशियो इक्वल टू रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग, रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिनिन। ऑप्शन डी, रीनल क्लियरेंस इक्वल टू यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन प्लाज्मेटर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई यूरिन फ्लो रेट। तो दोस्तों इस इक्वेशन को आपको याद रखना। एक्सक्रीशन रेशियो जो होता है आपका, रीनल एक्सक्रीशन रेशियो, ये कंपैरिजन होता है किस किस के बीच, जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं और क्रिएटिनिन क्लियरेंस के बीच में, मतलब रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग और रीनल क्लियरेंस ऑफ द क्रिएटिनिन, इनका जो रेशियो निकल के आता है वो आपका एक्सक्रीशन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ KOH दैट वुड न्यूट्रलाइज द एस्टिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेटेड 1 ग्राम ऑफ फैट। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल वैल्यू, ऑप्शन बी सपोनिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी वाटर नंबर एंड ऑप्शन डी एसिड वैल्यू। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एस्टिक एसिड यूज करते हैं जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट को एसिटाइलेट कर देता है। ध्यान दीजिएगा इसको। द अमाउंट ऑफ KOH दैट वुड न्यूट्रलाइज द एस्टिक एसिड, मतलब KOH जो हाइड्रोक्सिल वैल्यू है वो किसको अमाउंट को एक्सप्लेन कर रहा है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट को एक्सप्लेन कर रहा है, और दैट वुड न्यूट्रलाइज द एस्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट को, जो एस्टिक एसिड जो हम यूज कर रहे हैं वो जो न्यूट्रलाइज हो रहा है वो कैपेबल है एसिटाइलेशन में। किसके एसिटाइलेशन में? 1 ग्राम ऑफ फैट के एसिटाइलेशन के लिए कैपेबल है। तो इसलिए आंसर क्या है हमारे पास? ए। तो यहां पर डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन हमें याद रखनी है। तो क्या, जैसे कि हाइड्रोक्सिल वैल्यू, नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द मिलीग्राम, वही अमाउंट ऑफ द KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एस्टिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम फैट, मतलब वो एस्टिक एसिड का न्यूट्रलाइज कर दे जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट को क्या कर सकता है आपका एसिटाइलेट कर सकता है। सपोनिफिकेशन वैल्यू, ये भी अमाउंट ऑफ KOH है, ये किसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है? फ्री एसिड को। किसको? फ्री एसिड को। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। कौन सा? आयोडीन वैल्यू। तो आयोडीन वैल्यू क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट 100 ग्राम ऑफ फैट और अदर अनसैचुरेटेड मटेरियल। उसके बाद वाटर नंबर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम दैट कैन बी इनकॉर्पोरेट इन 100 ग्राम ऑफ फैट। कितना, मतलब वह कैपेबिलिटी जो कि नंबर कितने अमाउंट, कितना वाटर को क्या कर सकता है आपका इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपने अंदर, कितने फैट, कितने ग्राम फैट के साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकता है? 100 ग्राम फैट में इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मतलब वह वाटर नंबर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इंक्लूडेड इन दी 100 ग्राम ऑफ फैट, मतलब ये फैटी एसिड की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखें एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एसिड वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन कौन सा? हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब डिफरेंस क्या होता है? देखिए मैं यहां पर आपको डिफरेंस याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूं। यहां पर क्या है कि KOH, देखिए कॉमन चीज क्या है यहाँ पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीनों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? एस्टिक एसिड को। किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? एस्टिक एसिड को, जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट को एसिटाइलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहां पर सपोनिफिकेशन वैल्यू में जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्री एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। किसको? फ्री, ये एस्टिक एसिड को हाइड्रोक्सिल वैल्यू में किसको न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है? आपका एस्टिक एसिड का। और सपोनिफिकेशन वैल्यू में किसका न्यूट्रलाइजेशन होता है? फ्री एसिड का। अब एसिड वैल्यू में किसका न्यूट्रलाइजेशन होता है? फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। किसका? फ्री एसिड जो कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉन एज लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी? सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, डिफ्यूजन लेयर मॉडल, हिग्सन-क्रोबेल क्यूब रूट मॉडल एंड इंटरफेशियल बैरियर मॉडल। तो यहां पर देखिए जो डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरी दी गई, उनमें से एक सरफेस रिन्यूअल थ्योरी है, दूसरी आपका डिफ्यूजन लेयर मॉडल है और तीसरी आपकी इंटरफेशियल बैरियर मॉडल है। ये तीन थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो कि ड्रग डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लिमिटेड सॉल्वेशन रेट थ्योरी किसका सिनोनिम है? तो उसका किसका सिनोनिम है? आपका इंटरफेशियल बैरियर मॉडल का सिनोनिम है। तो यहां पर देखेंगे ये सिनोनिम्स आपको याद रखना, तीन थ्योरी में आपको बताया, उन थ्योरीज में सिनोनिम्स किस किस के। डिफ्यूजन लेयर मॉडल को हम फिल्म थ्योरी के नाम से जानते हैं, डैंकवर्ड मॉडल को पेनिट्रेशन और सरफेस रिन्यूअल थ्योरी के नाम से जानते हैं, और जो हमारा आंसर है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल या डबल बैरियर मॉडल या लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी, जो हमारा आंसर था, ये आपस में आपका सिनोनिम्स होते हैं। इंटरफेशियल बैरियर मॉडल बोल सकते हैं इसको, डबल बैरियर मॉडल बोल सकते हैं, या फिर इसको लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट कंटेन मेन एपीआई इंग्रेडिएंट। तो व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट जो होता है आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो ड्रग्स होती हैं। वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है? तो ड्रग ऑप्शन नंबर ए बोरिक एसिड एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी निस्टेटिन एंड सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट बहुत फेमस ऑइंटमेंट है जो बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड से। ये आपकी ऑइंटमेंट तो आपको पता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाइड करने के लिए आप यूज करते हो। और यदि व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट जो होता है स्पेशली 2% इसमें बेंजोइक एसिड और 1% सैलिसिलिक एसिड होता है। ये आपका इन्फेक्शन की क्लीनिंग के लिए और बेटर ड्रग पेनिट्रेशन के लिए आप इसको यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आफ्टर वेइंग ऑफ 10 टैबलेट्स, आप वेट वेरिएशन टेस्ट लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? वेट वेरिएशन टेस्ट। सपोज आफ्टर वेइंग ऑफ 10 टैबलेट्स द एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट कम्स to 250 mg, then what the maximum percentage of difference will be allowed? Option A 10%, option B 7.5%, option C 5% and option D 2.5%। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10, 7.5, 5%, 2.5%। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए आईपी हो या यूएसपी हो, हमने टैबलेट को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक स्मॉल साइज की टैबलेट, एक मीडियम साइज की टैबलेट्स और एक लार्जर साइज की टैबलेट। तो यहां पर अगर हम देखें आईपी को हम याद करें, मेमोराइज करें या रिमेंबर करें, आईपी के बारे में सोचा, आईपी में लिमिट्स क्या थी? तो 80 mg या 80 mg से लेस देन साइज की जो ड्रग थी वो आपकी स्मॉल साइज की ड्रग थी। तो उसके लिए परसेंटेज जो डेविएशन था वो ज्यादा अलाउ था 10%। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 250 mg के बारे में, तो 80 mg से 250 mg तक की जो ड्रग होती है वो मीडियम साइज की 250 mg से 80 mg के बीच की जो टैबलेट होती है वो मीडियम साइज की टैबलेट कहलाती है। उसके लिए जो परसेंटेज, जो अलाउंस रहती है, जो आपकी लिमिट्स रहती है, अलाउंस लिमिट रहती है वो 7.5 प्लस माइनस 7.5% होती है। और मोर देन 250 mg से ऊपर की जो टैबलेट्स होती है उनके लिए जो अलाउंस लिमिट रहती है प्लस माइनस 5% होती है, 2.5% नहीं होती। इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला 7.5% होने वाला है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। A tablet's ability to resist abrasion during handling is indicated by its। तो दोस्तों यहां पर एक आपको रिकॉल करना है, किसके बारे में रिकॉल करना है? आपको आपके टैबलेट के एवोल्यूशन टेस्ट को रिकॉल करना है। डिफरेंट टाइप के एवोल्यूशन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑफिशियल होते हैं, कुछ अनऑफिशियल होते हैं। तो अनऑफिशियल टेस्ट में आपका अगर देखें तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, शेप साइज हो गया इस टाइप के, और हार्डनेस टेस्ट आपकी अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल टेस्ट में अगर हम देखें तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, वेट वेरिएशन और फ्राइबिलिटी भी अब ऑफिशियल हो गया है। तो देखिए यहां पर फ्राइबिलिटी और हार्डनेस, जो फ्राइबिलिटी और हार्डनेस होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बताती है टैबलेट की। तो यहां पर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये अब्रेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम अब्रेशन होगा। तो कुल मिला के बात है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम यदि देखें तो ये फ्राइबिलिटी इंडेक्स का क्वेश्चन है। तो किसको डिनोट कर रहा है? फ्राइबिलिटी इंडेक्स को। मतलब फ्राइबिलिटी जितनी कम होगी अब्रेशन उतना ही कम होगा।
फ्राइबिलिटी जितनी ज्यादा होगी अबरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा हमारे पास आंसर आएगा वो बी आएगा। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर डिसइंटीग्रेंट एक्सेप्ट, ये आपको याद रखना। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं? सबसे पहले डिसइंटीग्रेंट को रिकॉल करते हैं। डिसइंटीग्रेंट आर दो सब्सटेंस विच फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट, टैबलेट को ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट करते हैं, टैबलेट के ब्रेकडाउन को ईज करते हैं, जिसके कारण ड्रग डिजोल्यूशन एनहांस हो जाए। और सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं? इस काम को बहुत जल्दी करते हैं, तेजी से करते हैं, विद इन 1 मिनट या विद इन 2 मिनट्स या विद इन 30 सेकेंड्स भी इस काम को कर देते हैं। मतलब टैबलेट के ब्रेकअप को आसान करते हैं, टैबलेट के ब्रेकअप को ईज करते हैं। तो यहां पर देखिए कौन कौन से सुपर डिसइंटीग्रेंट होते हैं यदि हम देखें तो सबसे पहले क्रॉस कार्मेलोज, दूसरा क्रॉस पॉविडोन, तीसरा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और चौथा ऑप्शन है पॉविडोन। तो यहां पर क्रॉस कार्मेलोज, क्रॉस पॉविडोन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये तीनों के तीनों सुपर डिसइंटीग्रेंट होते हैं। मतलब फटाफट डिसइंटीग्रेट करने वाले, मतलब तेजी से डिसइंटीग्रेट करने वाले एजेंट होते हैं। पॉविडोन जो होता है आपका बाइंडिंग एजेंट होता है। क्या होता है? आपका बाइंडर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपके पास है, आंसर भी आपके पास है। चलिए, तो यहां पर क्रॉस कार्मेलोज को हम क्रॉस लिंक्ड सेलुलोज इसका एग्जांपल होता है, और ये इसका प्रोप्राइटरी नाम एक्डाइसोल के नाम से अवेलेबल है। उसी तरीके से क्रॉस पॉविडोन, क्रॉस लिंक्ड पीवीपी इसका एग्जांपल होता है, पॉलीप्लाज्डोन के नाम से अवेलेबल है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट क्रॉस लिंक्ड स्टार्च होता है, प्रीमोजेल और एक्सप्लोटेप के नाम से अवेलेबल है। पॉविडोन सॉल्यूशन एज अ वेट ग्रेनुलेशन में एज अ बाइंडर यूज करते हैं हम लोग। टैबलेट प्लेस्ड इन बिटवीन द जिंजाइवल या गम्स एंड चीक एरिया आर नॉन एज, तो ये आपके ओरल यूज टू टैबलेट यूज टू ओरल कैविटी वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर देखें कौन सी टैबलेट है जो कि गम्स और चीक एरिया, मतलब गम्स और चीक के बीच में प्लेस की जाती है। तो सबलिंगुअल जो टैबलेट होती है वो बिनीथ द टंग, टंग के नीचे रखी जाती है। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। ट्रोचेस और लोजेंजेस, ट्रोचेस और लोजेंजेस थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, माउथ कैविटी में प्लेस करते हैं, लेकिन गम्स और चेक एरिया में नहीं रखते। डेंटल कॉन कहां पर रखा जाता है? डेंटल कॉन टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो कैविटी बनती है, जो होल बनता है, जो अपर्चर बनता है, वहां पर प्लेस किया जाता है। इसलिए ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट जो होती है वो आपके गम्स और चीक के बीच में प्लेस की जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बक्कल टैबलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the edge of tablet break during the process or during the handling and coating, this defect is known as, मतलब टैबलेट्स में से स्मॉल पार्ट्स का निकलकर टूटकर बाहर आ जाना, कहां से? किनारों से। स्मॉल पीसेस का टैबलेट की किनारों से, एजेस से टूटकर अलग हो जाना। तो स्मॉल पीसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं चिप्स। क्या बोलते हैं? चिप्स। स्मॉल पीसेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चिप्स। तो इस प्रॉब्लम को जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या होगा? चिपिंग। चिपिंग इज द प्रॉब्लम इन विच एजेस ऑफ द टैबलेट ब्रेक ड्यूरिंग द कंप्रेशन और ड्यूरिंग द हैंडलिंग और ड्यूरिंग द कोटिंग। कैपिंग आपको पता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ बॉटम एंड क्राउन फ्रॉम द टैबलेट। लैमिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ लेयर बिटवीन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। क्रैकिंग जब इंटरनल स्ट्रेस बढ़ जाता है तो टैबलेट की सरफेस एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग। और चिपिंग मैंने आपको बता दिया, एजेस का टूटना चिपिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कैप्सूल आपकी जो मशीन हैं जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं वो आपको याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन में वेरिकैप 1200 जो मशीन आप देख रहे हो ये टैबलेट वेइंग मशीन है। रोटर शॉट जो है शॉर्टनिंग मशीन है, मतलब डिफेक्टिव कैप्सूल को आइडेंटिफाई करके उनको सेपरेट करती है। इरिविका की जो होती है आपकी डस्टिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज होने वाला इक्विपमेंट है। लेकिन यहां पर इक्विपमेंट जो है क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए, डस्टिंग और पॉलिशिंग होता है तो इरिविका की आप आंसर लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या है? क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या? हमारा ऑप्शन डी, सिडेनाइडर PM60। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेथड ऑफ पिन इन डिपिंग स्टेप इन मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल।
जब हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल बनाते हैं तो हम मोल्डिंग मेथड यूज करते हैं। मोल्डिंग मेथड में क्या करते हैं हम, जो आपकी पिन्स रहती हैं, दो तरह की पिन रहती है, एक लार्ज पिन रहती है और एक स्मॉल पिन रहती है। अगर देखें इस तरीके से पूरा पिन का एक सेट होता है, ये आपकी पिन, लार्ज पिन, स्मॉल पिन, लार्ज पिन, स्मॉल पिन, लार्ज पिन, स्मॉल पिन, इस तरीके से रहती है। इस पूरी की पूरी जो पिन का जो सेट है उसको हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। कहां पर डिप करते हैं, आपका जिलेटिन का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें हम डिप करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जिलेटिन उस समय जब डिप करते हैं तो उस समय जिलेटिन जो सॉल्यूशन रहता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है। तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसको याद रखने का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिमिलर तरीका है। आपके पास कितनी पिन है, दो पिन है, दो तरह की पिन है, एक लार्ज पिन और स्मॉल पिन। जो लार्ज पिन होती है वो आपका बॉडी पार्ट बनाती है आपके कैप्सूल सेल का, और स्मॉल पिन रहती है जो आपका हेड पार्ट बनाती है। ठीक है, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट, दो पार्ट रहते हैं। तो यहां पर कितने, दो पार्ट हो गए, तो यहां पर 2 तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, 22 यस। तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिसमें हम कैप्सूल सेल को मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहले डिपिंग रहती है इसमें आपका जो पिंस का जो टेम्परेचर रहता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर रहता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना, पिंस का टेम्परेचर पूछा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसमें जो डिपिंग का जो टाइम हैगा वो 12 सेकंड रहेगा। कितना सेकंड रहेगा, 12 सेकंड। उसके बाद स्टेप आती है स्पिनिंग, जिसमें 2.5 टाइम्स हम क्या करते हैं, और रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जो आपका जिसमें जो प्लेट रहती है, इसमें पिन आपकी सेट रहती है, उस प्लेट को 2.5 टाइम रोटेट करते हैं। उसके बाद आपको सूटेबल ड्राई से आप ड्राइंग करोगे, फिर देन स्ट्रिपिंग करोगे, ब्रॉन्ज जॉ की हेल्प से स्ट्रिपिंग करोगे। अगर ओवर साइज है तो उसको ट्रिम करना पड़ेगा, फिर जॉइनिंग के और पॉलिशिंग के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में आयरन कंटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन कंटेंट लिमिट फॉर द जिलेटिन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जिलेटिन जो भी होता है उसमें आयरन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स से आप ऑब्टेन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन से आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली जिस एनिमल से आप ऑब्टेन कर रहे हो उसमें आयरन तो होगा ही होगा, तो वो आयरन जिलेटिन में भी प्रेजेंट होगा। तो कितना आपका पीपीएम आयरन कंटेंट टॉलरेबल है, कंसिडरेबल है आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल के, कह सकते हैं कि जिलेटिन में नॉट मोर देन 5 ppm, नॉट मोर देन 15 ppm, या फिर नॉट मोर देन 7.5 ppm, या नॉट मोर देन 20 ppm। तो करेक्ट आंसर जो आएगा हमारे पास नॉट मोर देन 15 ppm रहेगा आंसर, याद रखिएगा। इससे अगर ऊपर जाता है अगर जिलेटिन कंटेंट, तो आपके जिलेटिन शेल में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने लगती है। उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम डार्क स्पॉट। जिलेटिन के कारण डार्क स्पॉट होने लगते हैं। कंटेंट को जो आपका फिलिंग कंटेंट है उसको अट्रैक्ट करता है आपका आयरन, और देयर विल बी चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डार्क स्पॉट ऑन द कैप्सूल सेल। तो इसलिए नॉट मोर देन 15 ppm, मतलब 15 ppm से ज्यादा कंटेंट, आयरन कंटेंट आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल में नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो दोस्तों दो तरह के कैप्सूल होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से ज्यादा रहता है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा सॉफ्ट में कितना रहता है, तो दोस्तों सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल में मॉइस्चर कंटेंट 6 to 10%, या कुछ बुक्स में 6 to 9% लिखा हुआ है। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर उसमें प्लास्टिसाइजर कम यूज करते हैं, इसलिए आप मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा यूज करते हैं, जिससे वो प्लास्टिसाइजर की कमी थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए, या कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। तो यहां पर देख सकते हैं जो कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट जो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल का आएगा वो आएगा 12 to 16%, 12 से 16%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। चलिए तो यहां पर देखते हैं जो कुछ स्पेसिफिकेशन है। देखिए स्टोरेज कंडीशन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किसकी, आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल की। प्रोसेसिंग एरिया टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 35 to 45। ऑपरेटिंग एरिया कहां पर जाता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।
ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 150 से 250 ग्राम होती है, विस्कोसिटी 25 से 45 मिलीपॉइज होती है, और मॉइस्चर कंटेंट को यदि देखें सॉफ्ट जिलेटिन के लिए 6 to 10% और हार्ड के लिए 12 to 16%। वहीं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में अगर देखें तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है 30 मिनट्स होता है, सॉफ्ट के लिए 60 मिनट होता है। नेक्स्ट, द वन साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम अप टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कैप्सूल नंबर 1 में कितना साइज कितना वॉल्यूम आप फिल कर सकते हो पाउडर का, या कोई भी किसी भी कंटेंट, कितना कंटेंट आप फिल कर सकते हो, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी होती है साइज 1 कैप्सूल की। 0.25 ml, 1.55 ml, 0.75 ml, 0.55 ml। तो दोस्तों इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। फर्स्ट जो 1 है, 1 का जस्ट हाफ कितना होता है 0.55 या 0.5 के आसपास होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट का जस्ट हाफ 0.5, फर्स्ट का हाफ 0.5, तो आपको याद रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी दिल्ली। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं आप वॉल्यूम और क्वांटिटी कितनी फिल कर सकते हैं। 000 का 1.35 वॉल्यूम होता है, ml 1.35 ml होता है। 00 का 0.95 ml वॉल्यूम होता है। 0 का 0.75 ml वॉल्यूम होता है। 1 का 0.55, 2 का 0.4, 3 का 0.3, ये भी याद रख सकते हैं आप। 4 का 0.25 और 5 का 0.15 ml वॉल्यूम होता है। और इस वॉल्यूम से आप क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी फिल कर सकते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। सेल्फ लाइफ के बारे में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, किसके बारे में, सेल्फ लाइफ के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सेल्फ लाइफ का सबसे पहले देखिए ऑप्शन में जाते हैं। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो आप देख रहे हो, ये ऑप्शन, ये आपका टी हाफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, टी हाफ। तो टी हाफ के बारे में नहीं पूछा है, ये सेल्फ लाइफ के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, सेल्फ लाइफ के बारे में पूछा गया है। तो सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, वह टाइम जिसमें ड्रग अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 90% बचे, या कह सकते हैं कि 10% उसका डिग्रेड हो जाए। वह टाइम जिसमें किसी ड्रग का इनिशियल क्वांटिटी का 10% डिग्रेड हो जाए उसको बोलते हैं सेल्फ लाइफ। तो उसको T90 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों जो इक्वेशन बी है वो 0.693 ये आपकी इक्वेशन हाफ लाइफ की इक्वेशन है, लेकिन सिंबल गलत बना हुआ है, इसलिए आंसर बी भी नहीं होगा। ए और सी तो हाफ लाइफ को डिनोट कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए और सी नहीं होंगे। तो क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन डी, T90 इक्वल टू 0.105 अपॉन के। ये ऑप्शन आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए आपकी हाफ लाइफ की इक्वेशन और सेल्फ लाइफ की इक्वेशन आप देख पा रहे हो। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए अगर देखें, ठीक है, जो आपका जो आपके फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ की, जो सेकंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ की इक्वेशन है आपकी, ये आपके पास 0.693 और फर्स्ट ऑर्डर की जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी सेल्फ लाइफ की इक्वेशन है 0.105 अपॉन के होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन नोइज-व्हिटनी इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन रेट फॉर डिफरेंट सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग कैन बी अरेंज। देखिए दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टल और दूसरे होते हैं अमॉर्फस। क्रिस्टल में भी दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक पूरी तरह से स्टेबल और दूसरे मेटल स्टेबल, मतलब थोड़े से लेस स्टेबल। तो देखिए स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। और एक और खास बात, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में कंपैरिजन करें, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में यदि हम कंपैरिजन करें तो एमॉर्फस की जो एमॉर्फस सब्सटेंस रहते हैं उनकी जो आपकी एनर्जी रहती है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर देखें ऑप्शन ए जो है वो सही से डिनोट कर रहा है एमॉर्फस की। देखिए ऑप्शन ए में ही सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे पहले कौन दिया हुआ है, एमॉर्फस दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन बी सी डी में एमॉर्फस पहले नहीं दिया हुआ। इसलिए आंसर तो ए 100% होगा, बी सी डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी क्रिस्टलाइन से ज्यादा होती है। अब हमें देखना है कि स्टेबल और मेटा स्टेबल में से किसकी ज्यादा होती है। तो मैंने आपको बता दिया मेटा स्टेबल की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है स्टेबल फॉर्म से, तो इसलिए स्टेबिलिटी जो मेटा स्टेबल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबल फॉर्म से ज्यादा होगी। तो सीक्वेंस क्या बनेगा हमारे पास, एमॉर्फस इज ग्रेटर देन मेटा स्टेबल इज ग्रेटर देन स्टेबल। तो करेक्ट आंसर ए।
नेक्स्ट, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैकरिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज के कंपैरिजन में सैकरिन आपको पता है मोर स्वीट होता है, लेकिन ये साथ ही साथ बिटर आफ्टर टेस्ट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ ये कार्सिनोजेनिक होता है। लेकिन इन खामियों के बावजूद एक खूबी होती है, शुगर के कंपैरिजन में ये 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। शुगर के कंपैरिजन में ये 500 टाइम्स मोर स्वीटनेस प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी, 1:500। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम देखेंगे HLV वैल्यू ऑफ ट्राइकैंथ एज। क्वेश्चन नंबर 31, ट्राइकैंथ की HLV वैल्यू। HLV का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हमें याद रखना, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। स्पेशली जो सर्फेक्टेंट्स नेचर के सब्सटेंस रहते हैं या कंपाउंड रहते हैं, उनको क्लासिफाइड करने के लिए, स्पेशली नॉन आयनिक टाइप के सर्फेक्टेंट को क्लासिफाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, उन्होंने इस HLV स्केल का कह सकते हैं कि HL की स्केल को डिस्क्राइब किया। इसके बेस पर उन्होंने ग्रिफिन ने डिफरेंट टाइप के जो आपके सर्फेक्टेंट्स थे, स्पेशली नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, उनको एक नंबर प्रोवाइड किया। उस नंबर को बोलते हैं हम HLB वैल्यू, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होती है कंपाउंड उतना ज्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इसकी वैल्यू जितनी कम होती है कंपाउंड उतना ही कम हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, उतना ज्यादा लिपोफिलिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर ट्राइकैंथ को यदि हम देखें तो ट्राइकैंथ को याद करने की ट्रिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें कुछ क्वेश्चन ट्रिक से याद रखने हैं। तो देखिए, वैसे वैल्यू तो हमें याद रखनी रहती है, 4.7 या वो 8.7 या 13.2 या 14.3 हो, इनमें से एक तो आंसर होगा। तो यहां पर मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, 13 से ट्रेगा ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ट्राइकैंथ की जो HLE वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 13.2 होती है। इसको याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बताई, 13 ट्राइकैंथ। चलिए, तो यहां पर देखेंगे आंसर सी हो गया। यहां पर डिफरेंट टाइप के आपके इमल्सिफाइंग एजेंट अवेलेबल है जो कि इमल्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उनमें से कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट है, कौन कौन से सब्सटेंसेस है, अगर हम देखें, अकेशिया की HLE वैल्यू 8 होती है, आ से अकेशिया। अब यहां पर ये याद रखना आपको, SP जो LPSO ऐसे याद रखिएगा आप। तो आपका स्पान 20, स्पान 40, स्पान 60, स्पान 80, इनकी भी आपको HLE वैल्यू याद रखनी है। तो स्पान 20 को क्या बोलते हैं, किस नाम से याद रखते हैं? स्पान लॉरेट, सॉर्बिटॉन लॉरेट के नाम से याद रखते हैं। और उसका नाम मतलब स्पान 20 होता है, उसका जो कह सकते हैं उसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है सॉर्बिटॉन लॉरेट, और स्पान 60 का जो केमिकल नेम होता है सॉर्बिटॉन एस्टेरेट। उसी तरीके से आपका ट्विन 20 पॉलीसॉर्बेट 20 और ट्विन 80 पॉलीसॉर्बेट 80 के नाम से भी जाना जाता है। तो सॉर्बिटॉन जो आपका स्पान और ट्विन में क्या डिफरेंस होता है? हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी का डिफरेंस होता है। जो स्पान होता है वो कैसा, किस नेचर का होता है? आपके लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है, मतलब HLE वैल्यू कम होती है। स्पान ट्विन, वहीं ट्विन की HLE वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर का होता है। तो यहां पर अगर देखें, सबसे ज्यादा जो HLE वैल्यू जो आती है वो SLS की आती है, सोडियम लॉरेल सल्फेट की कितनी? 40 HLE वैल्यू होती है। वहीं ट्राइकैंथ की जो कि ऑप्शन में दिया होता है 13.2। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल इमल्शन। इमल्शन जो हम प्रिपेयर करते हैं वो आपके 4 टाइप के एमल्सिफाइंग एजेंट या 4 टाइप के सर्फेक्टेंट से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैटानिक, एनायनिक, नॉन आयनिक और एम्फोटेरिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया एनायनिक टाइप के सर्फेक्टेंट, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, सल्फेट, सोप, सल्फेट और सल्फोनेट्स। इसके अलावा सल्फोसक्सीनेट, सार्कोसक्सीनेट, टॉरेट और लैक्टाइलेट टाइप के अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखें, ऑप्शन को हिसाब से देखें, तो ऑप्शन में क्या पूछा? हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट। हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट इसका एग्जांपल क्या होता है? इस हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल क्या है? सल्फोसक्सीनेट या सार्कोसक्सीनेट या टॉरेट्स या लैक्टाइलेट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सल्फोसक्सीनेट इज द एग्जांपल ऑफ द हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट। एक्सप्लेनेशन पर हम आते हैं, तो कौन कौन सी
कौन कौन से आपके एनायनिक सर्फेक्टेंट के टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सोप, सल्फेट, ईथर सल्फेट, बेंजीन सल्फोनेट, हेमी एस्टर, सार्कॉइड्स और मिसलेनियस, ये सभी के सभी आपके एनायनिक नेचर के सर्फेक्टेंट होते हैं। वहीं हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट में आपका सोडियम डाइऑक्टाइल और सल्फोसक्सीनेट आपके एनायनिक हेमी एस्टर टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बल्क कैरेक्टराइजेशन इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज एक्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इसमें एक्सेप्ट पूछा है, मतलब इनमें से 3 तो बल्क कैरेक्टराइजेशन है, लेकिन एक जो है आपका बल्क कैरेक्टराइजेशन नहीं है। तो एक्सेप्ट पर सबसे पहले हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कौन कौन से बल्क कैरेक्टराइजेशन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्रिस्टलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज द बल्क कैरेक्टराइजेशन, hygroscopicity is also bulk characterization, fine particle characterization is also bulk characterization या bulk properties। और इसमें फिर बचता है ऑप्शन डी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये आपके सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, जो आपके प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का एक सेक्शन होता है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, उसका पार्ट होता है, ना कि आपके बल्क कैरेक्टराइजेशन। तो आंसर आपके पास क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी दिल्ली, पार्टीशन कोएफिशिएंट। यस, आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। चलिए तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम प्री फॉर्मुलेशन के जो प्रिंसिपल एरिया है जहां पर हम स्टडीज करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स की स्टडी करते हैं, या कह सकते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला बल्क कैरेक्टराइजेशन, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, और थर्ड वन इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। बल्क कैरेक्टराइजेशन में जो 3 ऑप्शन थे, हाइग्रोस्कोपिसिटी, क्रिस्टलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म और फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन, ये बल्क कैरेक्टराइजेशन है। और इसके अलावा एक और बल्क कैरेक्टराइजेशन होता है, वो होता है आपका पाउडर फ्लो। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज या डिफरेंट टाइप के फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पीके, कॉमन आयन इफेक्ट, पार्टीशन कोएफिशिएंट जो कि ऑप्शन में था, डिसोल्यूशन, पीएच, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, थर्मल इफेक्ट, एंड लास्ट वन इज दैट सॉल्युबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ग्लूकोज इज एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब कंपोनेंट पूछा है और सोर्स पूछा है, मतलब लिक्विड ग्लूकोज डायरेक्टली हम ऑब्टेन नहीं करते, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है क्या, ये कि नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसको हम डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन नहीं करते, ये किसी एक कंपाउंड की प्रोसेसिंग के बाद हम ऑब्टेन करते हैं। तो क्वेश्चन में उसके कंपोनेंट पूछा है लिक्विड ग्लूकोज का, और वो सोर्स पूछा है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है कि लिक्विड ग्लूकोज में जो मेन कंपोनेंट रहता है वो डेक्सट्रोज होता है, मेन कंपोनेंट रहता है वो डेक्सट्रोज होता है। नाम लिक्विड ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं होगा, डेक्सट्रोज होता है मेन कंपोनेंट, और ये स्टार्च के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है। किससे बनता है, स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है। और इसमें ट्रेस अमाउंट में डेक्सट्रोज के अलावा लिक्विड ग्लूकोज में ट्रेस अमाउंट में माल्टोज और डेक्स्ट्रिन भी अवेलेबल होते हैं। तो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन मेजर कंपोनेंट तो है नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो प्रेजेंट नहीं होता, डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है। तो डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, लिक्विड ग्लूकोज का मेन कंपोनेंट डेक्सट्रोज होता है, माइनर कंपोनेंट माल्टोज और डेक्सट्रोज होते हैं। ये स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, जो आपका लिक्विड ग्लूकोज होता है स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर होने वाला हमारे पास करेक्ट आंसर सी। चलिए ये देखिए, स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे हम, तो हमें लिक्विड ग्लूकोज ऑब्टेन होगा। और इसके अलावा लिक्विड ग्लूकोज में अगर कंपोनेंट को देखें तो डेक्सट्रोज प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक वेल लेबल मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द कंटेनर ऑफ ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, एक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ऑप्थेल्मिक जेल। क्लियर है, जितने भी आपके डिस्पर्सन सिस्टम होते हैं उनके ऊपर एक कोटेशन लिखा रहता है, शेक वेल बिफोर यूज। तो आपके अगर देखें डिस्पर्सन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, आपके कोलॉइड्स भी आते हैं, सस्पेंशन भी आते हैं, इमल्शन आते हैं। और अगर कोर्स डिस्पर्शन में भी बात करें तो वहां पर प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कोर्स डिस्पर्शन में शेक वेल बिफोर यूज। तो कोर्स डिस्पर्शन में कौन आते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन।
देखिए पूरे ऑप्शंस में कहां पर सस्पेंशन इमल्शन है, ऑप्शन ए में ओनली सस्पेंशन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर ए, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। इसके ऊपर क्लियर कोटेशन लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, ताकि क्या हो जाए कि जो ड्रग पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट है सस्पेंशन के, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि जो डोज हम उससे कंटेनर से बाहर निकालेंगे उसमें यूनिफॉर्म अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट, इससे पहले सैकरिन के बारे में पूछा था, अभी उल्टा है। अभी हमें क्या है कि इस क्वेश्चन में आपका स्वीटनिंग इंडेक्स दिया हुआ है, किसका, स्वीटनिंग एजेंट का। उस स्वीटनिंग एजेंट का नाम पूछा, पहले क्या था कि स्वीटनिंग एजेंट था हमारे पास, उसका स्वीटनिंग इंडेक्स पूछा था। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है देखेंगे, अ सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज हैज नो बिटर आफ्टर टेस्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैकरिन तो होगा नहीं, सैकरिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 500 टाइम्स मोर स्वीट होता है, बिटर आफ्टर टेस्ट देता है, तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी नहीं होते, तो ऑप्शन बी पर बचता है एस्पार्टेम। क्लियरली ये स्वीटनिंग इंडेक्स आपको याद रखना है, एस्पार्टेम 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है, ये कार्सिनोजेनिक भी नहीं होता, और साथ ही साथ ये बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं देता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, एस्पार्टेम। देखिए स्वीटनिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सुक्रोज, लिक्विड ग्लूकोज जो मैंने आपको पहले बताया था। सिंथेटिक में आपका सैकरिन, एस्पार्टेम, साइक्लामेंट, एलिटेम और न्यूटेम आएगा। और साथ ही साथ एस्पार्टेम को अगर डिस्क्राइब करें, लो कैलोरिक वैल्यू वाला आपका इंटेंस स्वीटनिंग एजेंट होता है, जो कि 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है। ये डाइपेप्टाइड होता है, किससे बनता है, याद रखने वाली बात है, डाइपेप्टाइड होता है, ये किससे बनता है, आपके अमीनो एसिड से बनता है, किससे, एल एस्पार्टिक एसिड और एल फिनाइल एलानिन से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये आपका एक डिफरेंट टाइप के बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम से उठाया गया है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन। मतलब ड्रग डिस्पोजिशन का मतलब समझते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो यहां पर देखिए ऑप्शन को अगर टेबल में देखेंगे तो मेटाबॉलिज्म के बारे में दिया गया है, तो मतलब ड्रग डिस्पोजिशन का मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट हमें इसमें कंसीडर करना है। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में BDDCS के नाम से जानते हैं। तो यहां पर 4 क्लास दी गई है ड्रग की, P क्लास 1, Q क्लास 2, R क्लास 3 और S क्लास 4। तो यहां पर देखिए ऑप्शन को मैच करने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा BCS क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपका जो फर्स्ट कैटेगरी की जो ड्रग होती है हाईली सॉल्युबल होती है, आपको पता है, और इसमें अगर ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम जोड़ दें तो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाती है। तो पी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। अब क्यू को देखें, आपको पता है क्लास सेकंड की जो ड्रग है बीसीएस में अगर आपको ध्यान होगा तो पुअरली सॉल्युबलाइज होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है। क्लास 1 और क्लास 2 की जो ड्रग होती हैं वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती हैं। क्या होती है? एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती हैं। तो यहां पर देखेंगे आपके पास पी मैच कर रहा है 2 से और क्यू मैच कर रहा है 1 से। तो यहां पर देखेंगे P, यहां पर ऑप्शन डी में P मैच कर रहा है 2 से और Q मैच कर रहा है 1 से। ऑब्वियस सी बात है R4 और S3, R किससे मैच करेगा? फिर यहां पर 3 और S4 क्लियरली। तो फोर्थ कैटेगरी की जो ड्रग है आपकी हाईली सॉल्युबल पुअरली मेटाबोलाइज, उल्टा यहां पर होगा, ये यहां पर उल्टा होगा। R जो है आपका फोर्थ है, R क्या है? फोर्थ है। हाईली सॉल्युबल R क्या? फोर्थ है। हाईली जो आपका R जो थर्ड कैटेगरी जो ड्रग थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास ऑब्वियस सी बात है आपने पढ़ा होगा, तो थर्ड क्लास की जो ड्रग होती है बीसीएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपकी हाईली सॉल्युबलाइज होती है। तो इसलिए क्या थर्ड क्लास बीसीएस क्लास के अकॉर्डिंग क्लास थर्ड हाईली सॉल्युबल लेकिन पुअरली मेटाबोलाइज, और क्लास 4 की जो ड्रग होती है वो लो सॉल्युबलाइज होती है और पुअरली मेटाबोलाइज होती है। तो हम देखेंगे क्लास 1 और क्लास 2 की जो ड्रग होती है एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है, क्लास 3 और क्लास 4 की जो ड्रग होती है पुअरली मेटाबोलाइज होती है, पुअरली मेटा। और टाइप 5 जो ड्रग थी, टाइप 5 जो क्लासिफिकेशन में था, जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें था मेटाबॉलिकली अनस्टेबल टाइप की ड्रग थी। वो कैसी थी? मेटाबॉलिकली अनस्टेबल टाइप 5। लेकिन हम यहाँ पर 1 2 3 4 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हमारे पास निकल के आने वाला, वो आंसर क्या निकल के आने वाला है? आंसर क्या निकल के आने वाला है? वो 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 आंसर क्या नि
हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो 1 2 3 4 सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्लास 1 हाईली सॉल्युबल, क्लास 2 लो सॉल्युबल, क्लास 3 हाई सॉल्युबल, क्लास 4 लो सॉल्युबल। मेटाबॉलिज्म के हिसाब से देखें तो क्लास 1 और 2 एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है, क्लास 3 और क्लास 4 पुअरली मेटाबोलाइज होती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लास 1 का लिल्टियाजेब, क्लास 2 का इट्रागोनाजोल, क्लास 3 का डॉक्सीसाइक्लिन, क्लास 4 का ओफ्लॉक्सासिन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमल्शन से क्वेश्चन है। तो इमल्शन बनाने की डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती हैं, उनमें से ये पूछा गया क्वेश्चन में, सभी के सभी इमल्शन बनाने की मेथड है, लेकिन एक मेथड को छोड़कर सभी की सभी जो मेथड आप में दी गई है, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिससे इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं, इमल्शन मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन एक मेथड ऐसी है जिसमें इमल्शन प्रोड्यूस नहीं किया जाता। वो कौन सी मेथड हम आइडेंटिफाई करते हैं? वेट गम, ड्राई गम और बॉटल मेथड। ये सभी के सभी मेथड होती है, तीनों के तीनों मेथड होती है, इससे हम इमल्शन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। लेकिन ये पल्वराइजेशन मेथड होती है, जो पल्वराइजेशन मेथड होती है, इससे इमल्शन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो हम इमल्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल 2 तरीके से करते हैं। स्मॉल स्केल में 2 मेथड आती है, पेस्टल एंड मोटर मेथड और बॉटल मेथड। इन दोनों मेथड में देखें, दोनों की ये कॉमन जो सब टाइप होते हैं इन दोनों मेथड्स के, एक ड्राई गम मेथड जिसको कॉन्टिनेंटल मेथड के नाम से जानते हैं, और दूसरा वेट गम मेथड जिसको इंग्लिश मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली मेथड होती है, इसमें होमोजेनाइजर, कोलोइडल मिल और अल्ट्रासोनिक डिवाइस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। Preservative are usually not added to the small volume parental, large volume parental, all parental and bacteriostatic water for injection। देखिए bacteriostatic water for injection में तो प्रिजर्वेटिव पहले से ही ऐड है, और इसमें पूछा नॉट एडेड, तो हमें पता है कि सभी के सभी पेरेंटल में ऐड नहीं करते, तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए पर बात करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। जी हाँ, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल में ऐड करेंगे, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल जो प्रिपरेशन रहती है यूजुअली मल्टी डोज प्रिपरेशन रहती है, और जो मल्टी डोज प्रिपरेशन होती है तो वहां पर हमें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होती है वो सिंगल डोज प्रिपरेशन रहती है, तो वहां पर हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे भी तो लार्ज क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर द फैब्रिकेशन द कंटेनर फॉर टाइप 4 ग्लास के बारे में बात करें दोस्तों, आपको पता होगा जनरल पर्पस इसको हम नॉन पेरेंटल ग्लास के नाम से भी जानते हैं, टाइप 4 ग्लास के नाम से भी जानते हैं, जनरल पर्पस ग्लास के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब पेरेंटल के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ही यूज किए जाते हैं, सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास। लेकिन टाइप 4 जो होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास पेरेंटल के लिए यूज नहीं किया जाता। पेरेंटल के अलावा जितनी ओरल प्रिपरेशंस है या पेरेंटल के अलावा जितने भी फॉर्मुलेशन है जहां पर ग्लास कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर इस टाइप के ग्लास का यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, पेरेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको टाइप 1 हाई रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो इनके लिए टेस्ट याद रखने हैं हमें दोस्तों, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टाइप 1 जो होता है आपका पाउडर ग्लास टेस्ट इसके लिए परफॉर्म करते हैं, टाइप 3 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टाइप 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। वहीं टाइप 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नॉन पेरेंटल ग्लास था जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास है, वो नॉट यूज फॉर दी पेरेंटल के लिए यूज नहीं होता। ये किसके कंटेनर के लिए यूज होता है? टैबलेट, कैप्सूल्स या ओरल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स के लिए या फिर एक्सटर्नल लिक्विड्स के लिए, कंटेनर के लिए, मटेरियल के लिए आप नॉन पेरेंटल ग्लास आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी पैकेजिंग वाला क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्लास कंटेनर ऑफ पेरेंटल फॉलो पाउडर ग्लास टेस्ट एक्सेप्ट। तो इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन था तो आपको आंसर इसमें मिल ही गया होगा। टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, 1, 3, 4 में पीजी टेस्ट मतलब पाउडर ग्लास टेस्ट लगाया जाता है। तो टाइप 1 कौन सा है आपका? हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास, तो इसके लिए आपका पीजी टेस्ट लगेगा, इसके लिए तो लगता है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास छोड़ दीजिए, सोडा लाइम ग्लास इसके लिए भी क्या होता है? पीजी टेस्ट लगता है, तो ये आंसर नहीं होगा। जनरल पर्पस सोडा लाइम इसके लिए पीजी टेस्ट लगता है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। टाइप 2 जो ग्लास है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जिसके लिए हम वाटर अटैक टेस्ट यूज करते हैं,
वाटर अटैक टेस्ट यूज करते हैं, मतलब पीजी टेस्ट यूज नहीं करते। क्वेश्चन में क्या एक्सेप्ट है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, फॉर द बैग्स ऑफ आईवी सॉल्यूशन, इंट्रावीनस सॉल्यूशंस के लिए जो बैग प्रिपेयर किए जाते हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर के जो बैग्स रहते हैं, मतलब प्लास्टिक मटेरियल के जो बैग रहते हैं, वो किस टाइप के प्लास्टिक के होते हैं? ऑप्शन ए पॉलीथाइलिन, ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल पीवीसी, ऑप्शन डी नायलॉन एंड सिलिकॉन रबर। करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबल पीवीसी। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बैग्स जो होंगे वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन में आप क्लियर देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी दिया गई है, वो है फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड में। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो यहां पर देख सकते हैं पॉलीप्रोपाइलिन आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल होता है। पॉलीथाइलिन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। पॉलीस्टाइरिन प्लास्टिक सिरिंजेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। आईवी बैग्स को बनाने के लिए, आईवी सॉल्यूशन बैग्स को बनाने के लिए फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल यूज करते हैं। वहीं आईवी कैथेटर्स के लिए नायलॉन और सिलिकॉन रबर यूज किए जाती है। आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज होने वाले प्रिजर्वेटिव कॉम्बो में, कॉम्बिनेशन में कौन कौन से होते हैं, एक साथ यूज करना है। देखिए इसमें बहुत सारे हैं, यूज होते हैं, सभी के सभी ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो यूज होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में बेस्ट कॉम्बिनेशन पूछा है क्वेश्चन में। आप ये मत देखिएगा कि बेंजाइल कोनियम क्लोराइड यूज होता है, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन डी में भी है, बोला कि आप यूज होता है, ये भी यूज होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, तो बड़ा कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन ए है बेंजाइल कोनियम क्लोराइड प्लस क्लोरोब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस थायोमर्साल, ऑप्शन सी क्लोरोब्यूटेनॉल प्लस थायोमर्साल, ऑप्शन डी बेंजाइल कोनियम क्लोराइड प्लस डाइसोडियम एडिटेट। तो यहां पर जो आंसर आपके सामने होने वाला है वो ऑप्शन डी का होने वाला है, बेंजाइल कोनियम क्लोराइड एंड डाइसोडियम एडिटेट। क्यों होने वाला है आंसर? क्योंकि बेंजाइल कोनियम क्लोराइड इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, इफेक्टिव एंटी कह सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव होता है, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस रहता है और सूटेबल प्रिजर्वेटिव होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। लेकिन उसके पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए हम डाइसोडियम एडिटेट यूज करते हैं, क्योंकि ये डाइसोडियम एडिटेट जो रहता है, एक बैक्टीरिया होता है सूडोमोनास ओरिजिनोसा, वो अगर अकेला हम बेंजाइल कोनियम क्लोराइड यूज करें, बीकेसी अगर अकेला यूज करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन डाइसोडियम एडिटेट अगर यूज कर लें तो सूडोमोनास ओरिजिनोसा के लिए इस बेंजाइल कोनियम क्लोराइड की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आसानी से वो क्या कर सकता है, उस माइक्रोब को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन, तो देखिए प्रोकेन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ऑल ऑफ दी अबव पहले मत जाइएगा, पहले हम ऑप्शन कैंसिल करते हैं। प्रोकेन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन, देखिए ऑब्वियस सी बात है, पेनिसिलिन जी सस्पेंशन कभी ओरल रूट से नहीं दिया जा सकता, पेनिसिलिन जी नहीं दे सकते हम। कैलामाइन लोशन टॉपिकली यूज किया जाता है, तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, पैरासीटामोल सस्पेंशन। ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला पीडियाट्रिक प्रिपरेशन होती है, छोटे बच्चों के लिए पैरासीटामोल सस्पेंशन बहुत यूज होता है एज ए एंटीपायरेटिक एजेंट। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए पैरासीटामोल सस्पेंशन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव दो टाइप का इम्यूनाइजेशन करते हैं हम, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन टॉक्सॉइड यूज करते हैं, और जबकि पैसिव में आपका प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आप पेशेंट को, जो कि इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है या फिर इसको तुरंत रिक्वायरमेंट है, क्विकली रिक्वायरमेंट है, उसके पास खुद की इम्यूनिटी का जो कह सकते हैं इम्यूनिटी को, अपनी इम्यूनिटी उसकी वर्क करेगी, तब कई दिनों बाद में एंटीबॉडी डेवलप होगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। कंडीशन कैसी है आपकी, एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन यूज करोगे। और पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए बेस्ट आंसर क्या होगा, एंटीसीरा और इम्यूनोग्लोबुलिन। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी एंटीसीरा इम्यूनोग्लोबुलिन, इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। यस, यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन, टॉक्सॉइड, सेलुलर फ्रैक्शन,
एंड कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन में अगर देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीरा आप यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड? इमल्शन जो प्रिपेयर होता है ऑयल और वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट को मिलाकर बनाते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट तो इमल्शन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम देखें इमल्सिफिकेशन प्रोसेस मतलब इमल्शन का बनना, तो यहां पर इमल्शन बनने का उलट देखना है। तो इमल्शन बनने का उलट क्या होगा? डी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो डी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना है हमें अच्छे से। चलिए तो यहां पर देखते हैं कौन कौन से जो इक्वेशंस हैं वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यहां पर इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 है वो रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको कर रहा है? रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन को डिस्क्राइब कर रही है। इक्वेशन नंबर क्यू किसको डिस्क्राइब कर रही है? पीएच और पीके, हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन है, जो इक्वेशन 4 को डिस्क्राइब कर रही है। वहीं अगर देखें इक्वेशन आर, ये रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन को डिस्क्राइब कर रही है। आपका स्टेगनेंट लेयर माइनस बल्क, जो बल्क कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द स्टेगनेंट लेयर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बल्क। और ये आपका देखिए आपकी जो ड्रग डिफ्यूजन मतलब ड्रग के अब्जॉर्प्शन को, ड्रग का जो ऑब्जर्वेशन होता है एक तरीके से क्या होता है, सबसे ज्यादा किससे होता है? पैसिव डिफ्यूजन से होता है। किससे होता है? पैसिव डिफ्यूजन से। तो ये वही इक्वेशन है, पैसिव डिफ्यूजन को, ड्रग के अब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब करने वाले, पैसिव डिफ्यूजन को डिनोट करने वाली इक्वेशन है। तो यहां पर रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन को बताएगी। वही नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन को डिस्क्राइब कर रही है। तो यहां पर पीएच और पीके रहेगा। और ऑप्शन आर को यदि हम देखें, ऑप्शन आर को चलते हैं, इक्वेशन आर को पास चलते हैं, तो ये आपके रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन को बता रही है। इससे पहले आपने नोच-विटनी इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द स्टेगनेंट लेयर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क फेज। तो मतलब आर का क्या हो जाएगा? 3। और ये आपका एस जो है एंजाइम काइनेटिक्स को बताती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आएंगे? पी फर्स्ट, क्यू इज द 4th एंड आर इज द 2nd और एस इज द 3rd। तो पी फर्स्ट, क्यू 4th, आर 2nd, ये किसमें आ रहा है? आपके ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। देखिए ये यहां पर क्लियर जो मैंने आपको बताया फिक्स लॉ को एक्सप्लेन करती है। रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन इक्वेशन आपकी dq by dt, d है k partition coefficient, k is the partition coefficient, d is the diffusibility, a is the surface area, h is the path length, g cgit minus c concentration of drug in the GIT और c is the concentration of drug in the plasma। हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन जो परसेंटेज आयनाइजेशन को डिस्क्राइब करती है, नॉच-विटनी इक्वेशन जो ड्रग डिसोल्यूशन को डिस्क्राइब करती है, वही माइचेलिस मेंटेन इक्वेशन dc by dt इक्वल टू v max c अपॉन km प्लस c, ये आपकी काइनेटिक्स ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस या सैचुरेबल प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एक्टिव ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट? देखिए एक्टिव ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मतलब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में बात हो रही है। और जो ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है वो 3 स्टेप्स के थ्रू होता है, मतलब 3 स्टेप का कम्युलेटिव इफेक्ट होता है जो ड्रग के एक्सक्रीशन को शो करता है। कौन सा? फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन और आपका रीअब्जॉर्प्शन। तो यहां पर देखें तो यहां पर बात कर रहे हैं ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीक्रेशन भी हो सकता है और रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो गई? एक्टिव। यहां पर किसको बोल दिया हमने? एक्टिव बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्टिव। तो एक्टिव जो होता है अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है हमेशा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। तो यदि आप जाएं सीधे सीधे ऑप्शंस पर जाएं तो यहां पर देखेंगे कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें क्रॉस चेक करना है, दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन ए में देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग पार्टिकल बाय सेल मेम्ब्रेन विद अ न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमने करेक्ट कर ही दिया, लेकिन फिर भी हम सी को देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू अ मेम्ब्रेन origin by means of diffusion is simple transport या पैसिव डिफ्यूजन है। ये क्या है? पैसिव डिफ्यूजन है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन, ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, तो आपको आंख बंद करके ये आंसर लगाना है। चलिए ऑप्शन बी आ गया।
नेक्स्ट, विच कैटेगरी ऑफ ड्रेसिंग इंक्लूडेड टैगासॉल? चलिए, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कंटेनिंग सिल्वर और एल्जिनेट, और फॉर्म ड्रेसिंग। टैगासॉल मतलब ऐसे ड्रेसिंग जो कि कुछ ना कुछ ऑब्जर्प्शन की कैपेबिलिटी रखती है, इसलिए टैगासॉल नाम दिया। और ये बहुत अच्छी जो ऑब्जर्प्शन की जो कैपेबिलिटी जो रखती है, वो हाइड्रोक्लोराइड बहुत अच्छी ऑब्जर्प्शन कैपेबिलिटी रखते हैं। किसके ऑब्जर्प्शन की? एक्सुडेट, जो आपके वुंड्स या कट या जो भी आपकी जो भी कुछ है कंडीशन है, स्किन की कंडीशन है, उसमें जो एक्सुडेट या सीक्रेशंस होते हैं उनको ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए नाम इसको टैगासॉल दिया, जो किसका एग्जांपल है? हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का एग्जांपल है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहां पर देख सकते हैं आप, टैगासॉल के अलावा केमिफॉल अल्सर और इसके अलावा डिओडर्म, सीजीएफ भी आपके क्या होते हैं? एज अ हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग आप यूज कर सकते हो। आज के उसका लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें चलते हैं आज का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम? यस, ये नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ना पूछा है कौन सा वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो देखिए, इम्प्लांट, लिपोसोम, आइंटोफोरोसिस, कोलोडियन। ए इम्प्लांट, बी लिपोसोम, सी आइंटोफोरोसिस और डी कोलोडियन। तो आपको पता है इसमें लिपोसोम एक ऐसा कैरियर सिस्टम है, आइंटोफोरोसिस इज द मेथड, लिपोसोम इज द कैरियर सिस्टम विच हैविंग वेसिकुलर नेचर। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, वेसाइकल फॉर्मेशन होता है। वेसिकुलर मतलब वेसाइकल फॉर्मेशन, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वेसाइकल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम नाम दिया गया। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लिपोसोम। देख सकते हैं आप, डबल मेम्ब्रेन वेसाइकल स्ट्रक्चर रहता है, इसमें एक्वस मीडिया फिल रहता है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ओके, चलिए, ओके, तो ये आपका आज का जो कह सकते हैं कि आज की जो प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 फार्मास्यूटिक्स आपकी आज कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा, काफी नई चीजें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिली होंगी, और आपके बहुत सारे कंसेप्ट एकदम से रिफ्रेम हो गए होंगे। और उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आज के जो क्वेश्चंस जो हमने किए सीरीज के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आने की इनकी संभावना है। घुमा फिरा कर सीधे तो नहीं, जैसे मैंने कराया वैसे नहीं, हो सकता है कि दूसरी लैंग्वेज में या कुछ दूसरे वे में प्रेजेंट होकर आ जाए आपके पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन आज के क्वेश्चन से हमने बहुत सारे एरिया, फार्मास्यूटिक्स का बहुत सारा जो पार्ट है वो कवर किया। इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।